नमस्कार, ये हमारा द्वितीय एपिसोड है और इस एपिसोड में हम श्वेता सागर से बात करेंगे। श्वेता इस समय आईआईटी हैदराबाद से पीएचडी कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एमएससी एनआईटी दुर्गापुर से किया है और उसके पहले बीएससी यूपी कॉलेज से है। तो श्वेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द्वितीय पॉडकास्ट पर। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते। तो श्वेता, जितना कि मैं आपको याद कर पा रहा हूँ, आप ही सही बताएंगे आप किस ईयर से किस ईयर तक यहाँ पर उदय प्रताप कॉलेज में रहे, आप क्या क्या पढ़े और अपनी पुरानी यादें जो है उसको हम सबके बीच साझा करें। पहले तो आप बताओ कि आप यूपी कॉलेज में कब से कब थे। तो सर मैंने यूपी कॉलेज में बीएससी ज्वाइन किया 2013 में। तो 2013 से 16 तक मैं वहाँ पे थी। ओके। तो इसमें जो है कि मैंने साइंस मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स से फाइनल ईयर को पास किया था। कि आप क्या वाराणसी शहर से ही हैं कि वाराणसी से बाहर की थी आप? जी, मैं वैसे तो बेसिकली बनारस से ही हूँ। मैं वहाँ पैदा भी हुई हूँ, वो मेरा बर्थ प्लेस है। लेकिन क्योंकि मेरे पापा जो है कि उनका जॉब जो है वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, अगर आपने सुना होगा तो वो वहाँ पर जी, तो वहाँ पर अनपरा थर्मल पावर प्लांट में वो एम्प्लॉयड है। तो हम एक्चुअली हमारी स्कूलिंग वगैरह भी वहीं पर हुई और उसके बाद मैंने यहाँ पर, लेकिन बनारस हमारा परमानेंट रेसिडेंस है। आपको हॉस्टल में रहने की या इस तरह की कोई भी या उसकी नहीं, जरूरत मुझे हॉस्टल में रहना ही नहीं पड़ा। जी नहीं, मेरा घर बिल्कुल यूपी कॉलेज से बिल्कुल 5 मिनट की दूर पे है, वहीं पर है। और कुछ अपने बारे में बताएं अपने। सर हम 5 भाई बहन हैं। अच्छा। सबसे बड़ी हूँ और मेरा भाई है मेरे बाद। वो अभी बीटेक फाइनल ईयर उसकी कंप्लीट हुई है आईआईटी खड़गपुर से। और उसके बाद मेरी 3 बहनें हैं, जिसमें से उसके बाद वाली बहन जो है वो बीटेक थर्ड ईयर में है। वो एनआईटी जयपुर से है। जी, वो एनआईटी जयपुर से है। और उसके बाद वाली जो है वो बीटेक अभी ज्वाइन की है और वो जो है कि पंजाब में लॉन्गोवाल इंस्टीट्यूट में है, जो कि शायद एक जीएफटीआई या मतलब एनआईटी के जो नीचे वाला लेवल है उसमें आता है। काफी और नाम है इस उसके बाद का। जी 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 और उसके बाद जो सबसे छोटी है वो अभी क्लास 12th के एग्जाम्स देगी इस बार, बोर्ड एग्जाम। पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित आपको किसने किया आपके घर में? जी, हमारे माँ और हमारे पापा ने सबसे ज्यादा। उसके बाद हमारे नाना और हमारे दादा ने। स्कूलिंग कहाँ से थी वाराणसी में आपकी? जी, स्कूलिंग मेरी बनारस में नहीं थी, वाराणसी में। तो मेरी स्कूलिंग सोनभद्र में ही हुई है। तो मैं वहाँ पे सेंट फ्रांसिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की है, जो कि सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है। क्लास 12 तक? क्लास 12 तक। अच्छा, सोनभद्र के बारे में और कुछ बताइए, क्योंकि सोनभद्र मैं भी कभी नहीं गया हूँ, हालांकि इतना पास है वाराणसी के, बहुत कुछ हम सुनते रहते हैं, तो कुछ आपसे जानना चाहेंगे शहर के बारे में। जी, सोनभद्र एक्चुअली ये पड़ता है बनारस से आई थिंक 220 किलोमीटर का दूर पड़ता है। ये एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। और यहाँ पर एक्चुअली सर ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहाँ पर सारे जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट और जितना भी इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मेरा पापा जिसमें एम्प्लॉयड है वो यूपी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इस कॉरपोरेशन में वो एम्प्लॉयड है एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो ये जो एरिया है पूरा बहुत ही ग्रीन एरिया, बिल्कुल इन रास्तों को जैसे पहाड़ों को काट काट कर बनाया हुआ है। तो ये बहुत ही सुंदर व्यू है। और अगर आप कभी बनारस से सोनभद्र की तरफ जाते हैं तो जी। और इसके अलावा और जैसे ये तो हुआ कि कोयला, मुझे लगता है शायद उत्पादन उस तरफ होता होगा। उसके अलावा और कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? अगर कोई केमिस्ट के तौर पर जी सर, केमिस्ट के लिए भी है। केमिस्ट के तौर पर अगर कोई वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हो तो वहाँ और कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? जी, वहाँ पर सर कनोरिया केमिकल्स करके प्राइवेट इंडस्ट्री है। और जैसे हिंडालको की एल्यूमिनियम फैक्ट्री है।
डाला में सीमेंट फैक्ट्री है जहाँ पे केमिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और करते भी हैं। और जैसे कि मैंने बताया अनपरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट में भी केमिकल इंजीनियर्स या एज अ केमिस्ट पोजीशन भी लोग जाते हैं। इसके बाद आपको यूपी कॉलेज में आने का कैसा अवसर बना? जी, तो एक्चुअली था कि मेरे दादा जो हैं दादाजी, उन्होंने भी यूपी कॉलेज से पढ़ाई की है। तो उसके बाद मेरे पापा ने भी यूपी कॉलेज से ही पढ़ाई की है। अच्छा, उसके बाद जब मैं दोनों के बारे में जी उन्होंने किस विषय में? दादाजी ने मेरे शायद बीए किया था, उसके बाद एलएलबी भी किया था और पापा ने बीए की पढ़ाई की है। ये बहुत पहले रहा होगा सर कि उन्होंने बीए करी थी इंग्लिश में। क्या यही मेन रीजन था यूपी कॉलेज में पहुंचने का कि आपने नहीं, और भी ये भी मेन नहीं था। मैंने और जगह में जैसे कि मैंने पहले सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग लाइन में जाऊं, जिसके लिए मैंने आईआईटी वगैरह के बारे में तो सर मुझे तब उतना पता नहीं था, उतना नॉलेज नहीं था और ना ही मेरे घर में किसी को पता था। तो और वो भी एक रीजन था, ऊपर से ये भी रीजन था कि मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी और लड़की थी, जिसका एक मेन ये पॉइंट था कि हमारी प्रोटेक्शन या हमारी सेफ्टी के लिए वो मुझे कहीं दूर नहीं भेजना चाहते थे। तो क्योंकि मैं पहली थी और हमारे घर में और कोई इतनी मतलब किसी ने इतनी पढ़ाई की भी नहीं है, तो ये था कि घर से अगर पास रहूंगी तो उन्हें मेरी सेफ्टी का उतना वो नहीं रहेगा। और उनके ही अकॉर्डिंग या उनके कहने से ही मैं वहाँ पे ज्वाइन की कि यूपी कॉलेज में पढ़ाई तो अच्छी होती है, ये सबको पता है। तो इसीलिए मैंने वहाँ पर ही एग्जाम दिया और वहाँ पर इस तरह मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला। चलिए, अभी आपने कहा सबसे बड़ी थी, आप लड़की थी और अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करते हुए, क्योंकि आज 24 जनवरी है जिसको कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के तौर पर भी मनाया जाता है। तो बहुत खुशी हो रही है ये चीज़ जान के। और आज हम एक लेडी फोर्स से उसके अब तक के सफ़र के, जिसमें काफ़ी सफलताएं हैं, उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो यूपी कॉलेज का माहौल कैसा लगा आपको जब आप ज्वाइन किए? जी सर, पहले जब मैं आई तो मुझे, जैसे कि मैंने बताया कि मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आई थी, जो कि कोएड था, जिसमें लड़के और लड़कियां सभी एक साथ पढ़ते थे और हम बचपन से मैंने वो लाइफ देखी थी ऐसा। तो जब मैं यूपी कॉलेज में, मुझे एक चीज की कमी बहुत महसूस हुई, वो था इंटरेक्शन, जो कि सिर्फ लड़की और लड़की ही नहीं और लड़की और लड़का ही नहीं, पर यहाँ पर ये था कि मतलब मुझे वो डिफरेंस देखने को मिलता था। तो जो है कि मतलब ये एक इंटरेक्शन की मुझे कमी दिखती थी, जो कि धीरे धीरे बाद में पूरी हुई, मतलब ठीक हुई वो। लेकिन फर्स्ट ईयर में थोड़ी वो थी कि हम किसी से हेल्प लेने से पहले हमें सोचना पड़ता था या जो भी। लेकिन धीरे धीरे जो है कि वहाँ फर्स्ट ईयर में सबको जानने समझने के बाद, और प्रोफेसर्स का हमेशा ही सपोर्ट रहा, वो हमेशा समझते थे या प्रॉब्लम्स को समझते थे। मेरे जो साथ में थी जो गर्ल जितनी भी लड़कियां थी, फ्रेंड्स थी, तो काफी जो थे, ये तो आपको भी पता है, काफी लोग जो थे वो यूपी बोर्ड से बिलोंग करते थे। तो उनके साथ फिर ये होता था कि मतलब एक अच्छा ये एनवायरनमेंट होता था कि हम एक दूसरे की हेल्प करते थे। अब जैसे उन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होना, तो मैं उनकी उस चीज में हेल्प करती थी, समझती थी। और वही है कि हम उसके बाद जो है कि हमारा इंटरेक्शन इस वजह से भी बढ़ा, और फिर हम जो है कि एक दूसरे की हेल्प करते करते आगे बढ़ते गए, और इस तरह से हमारी और काफी फ्रेंडशिप जो है कि इंक्रीज हुई। और अच्छी, वो एक अच्छी चीज है वो एनवायरनमेंट। तो आप क्योंकि सेंट्रल बोर्ड से थे, तो इसलिए आपको फर्स्ट ईयर में उतनी कोई दिक्कत नहीं आई इंग्लिश को लेकर, लेकिन आपने महसूस किया कि आपके जो और जो मित्र होते थे, हाँ, जो यूपी बोर्ड से आते थे, उनको ये दिक्कत रहती थी। और क्या क्या यूपी कॉलेज के संदर्भ में कुछ अपनी पुरानी यादों को आप ताजा करना चाहेंगे? जैसे कि वहाँ पर तो मेरी 3 साल जो बीते काफी अच्छे थे। और फर्स्ट ईयर तो मैंने जैसे बताया धीरे धीरे समझते समझते बीत गया। उसके बाद सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर काफी अच्छे थे, मेरे काफी अच्छे दोस्त हुए। और किस चीज में आप लोगों ने कुछ प्रमुख योगदान, कंट्रीब्यूशन? हाँ सर थर्ड ईयर में मुझे याद है जी, थर्ड ईयर में मुझे याद है कि अच्छता के लिए शुरुआत था, वो भी हमने किया था, हमने सबने किया था। तो वो एक अच्छा हमारे पास मेमोरी है कि हम पढ़ाई के अलावा उसमें भी वक्त दिया, तो वो हमारे पास एक अच्छी मेमोरी है। चलिए, तो हम आगे बात करते हैं। ये बताइए कि
जैम के बारे में सबसे पहले कब सुना आपने? जी, मुझे जैम के बारे में पता चला जब मैं 3rd ईयर में थी वहाँ पर, तभी मुझे पता चला। और वो भी काफी देर मुझे से। मेरे किसी फ्रेंड से, काफ़ी देर से सर, वो पहले पता नहीं थी और मुझे उसी साल पता चला 3rd ईयर में, तो वो मुझे अपने एक फ्रेंड से ही पता चला। तो ये था कि हमें, और वो था कुछ सितंबर या अक्टूबर का महीना था और फरवरी में एग्जाम था। तो तब मुझे पता चला, उसी टाइम शायद फॉर्म भी सर्कुलेट होता है। तो जो है कि हमने फिर फॉर्म सबमिट किया और उसके बाद जो है कि मेरे पास जो भी 2-3 महीने थे उसमें मैंने कोशिश करी, तैयारी की। और मैंने जब मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैंने जब दिया तो वो मेरा क्वालिफाई हो गया था। पर उसमें रैंक इतना अच्छा नहीं था कि मुझे आईआईटी मिल सके। तो मेरे दिमाग में 2 चीजें आई, या तो मैं ड्रॉप भी कर सकती हूँ या तो मैं एनआईटी ज्वाइन कर सकती हूँ। और मैंने साथ में उसके अलावा मैंने बीएचयू का एग्जाम भी दिया था, जो कि मैंने क्लियर कर लिया था। और पहले जो है कि बीएचयू का रिजल्ट आया था तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन भी कर लिया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरा इसमें होगा कि नहीं होगा। तो मैंने उसमें ज्वाइन भी कर लिया था और जो है कि उसके 1 हफ्ते बाद इसके रिजल्ट आए थे। तो उसके बाद मैंने जो है कि वहां से अपना एडमिशन कैंसिल करा के एनआईटी में किया था एडमिशन। एनआईटी कौन सा एनआईटी? एनआईटी दुर्गापुर, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। हाँ। और मैंने तब फिर वहां पर ज्वाइन की थी, काफी मतलब फैमिली में और लोगों से सलाह लेके या खुद की सोच से कि मुझे वहां जाना चाहिए बाहर, इसलिए। अच्छा, अपने जूनियर्स के लिए आप ये बताओ कि जैम एग्जाम में जब आप अपीयर करते हो तो उनके दिमाग में है कि आईआईटीज ही मिलता है, और कौन कौन सी जगहों पर, मान लीजिए आपकी पोजीशन अच्छी नहीं आई तो और किन किन जगहों पर एडमिशन मिल सकता है? जी, आईआईटी अगर नहीं भी मिलती है तो आप उसके जस्ट लेवल, नीचे लेवल का एनआईटी, आपको एनआईटी कॉलेजेस मिल सकते हैं। उसके बाद भी अगर वो भी नहीं मिलता तो आपको जीएफटीआई कॉलेजेस भी मिल सकते हैं। और उसके बाद अगर आप, हाँ, और कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज भी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि आपके जैम स्कोर पे भी आपको लेते हैं, अच्छे जो यूनिवर्सिटीज हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम जैम दे रहे हैं तो हम सिर्फ आईआईटी को फोकस करें, और बहुत से ऐसे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें कि हम मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब तो आईआईटीज भी बहुत हो चुके हैं। आप खुद इस समय आईआईटी हैदराबाद में बैठी हुई हैं जी। तो पहले तो बच्चे उसमें प्रयास कर सकते हैं, और अगर रैंक अच्छी नहीं आई है तो उसका अब तो एनआईटी भी करीब करीब हर स्टेट में है, जैसे कि आईआईटी की बात होती है हर स्टेट में होना चाहिए। आपने फिर ये डिसाइड किया कि आप एनआईटी दुर्गापुर जाओगे? जी, मैं वहाँ ज्वाइन करूंगी। हाँ। तो और दुर्गापुर में क्या खास चीज लगी? क्या बंगाल है, स्टार्टिंग ही वहीं से हो जाती है? जब आप ट्रेन से कोलकाता जा रहे हो तो शायद दुर्गापुर ही पहला स्टेशन आता है, बीच में आता है। जी जी, बीच में आता है। तो दुर्गापुर के बारे में बताइए, जो यहाँ के बच्चे हैं जो कम घूमते हैं, घूम फिर पाते हैं, उनके हिसाब से कुछ बताइए हमें। सर, दुर्गापुर भी एक तरह का, बहुत तो नहीं लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया वो भी है, वो भी उसमें ही आता है, जहाँ की दुर्गापुर की स्टील प्लांट बहुत ही फेमस है पूरे इंडिया में। और जी, तो वो हो गया। ऊपर से वो काफी मतलब इंडिया के जितने भी अर्बन, जितने इंडस्ट्रियल एरिया, उनमें से कुछ 5th या 6th नंबर पे वो आती है, वो जगह आती है। तो वहाँ का स्टील प्लांट काफी फेमस है और ये काफी अच्छी जगह पे है। मतलब जो वहाँ का इन्वायरमेंट है काफी नेचुरल है, अच्छा है, ग्रीनरी है, बहुत ही हरा भरा है। तो इसीलिए वो शहर अच्छा लगता है, मतलब वो शहर बिल्कुल शहरी जैसा नहीं लगता। तो वहाँ काफी हरा भरा, जो कि पानी और सब कुछ है, बहुत अच्छा। तो वो था शुरू में जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया तो मुझे थोड़ी लैंग्वेज की दिक्कत तो बहुत आती थी, क्योंकि बंगाली समझ में नहीं आती थी, तो ये एक दिक्कत होती थी। हालांकि जो प्रोफेसर्स या मीडियम ऑफ टीचिंग है वो तो इंग्लिश ही होता था, पर वही है जो आपस में जो लोकल है बच्चे ज्यादातर, तो वहाँ पे परसेंटेज 40% अगर बंगालीज है वहाँ पर, प्रोफेसर्स मैक्सिमम बंगाली होते थे। तो वही है, उनकी लोकल लैंग्वेज समझने में मुझे थोड़ी सी परेशानी होती थी समझ में। आपके बैच में कितने लोग नॉन बंगालीज रहे होंगे? बंगाल के अलावा किस किस स्टेट के रहे थे? सर मैं थी,
बनारस से, और एक और लड़का था वो था झारखंड से। बाकी तो अच्छा। सभी लगभग बंगाल थे, बंगाल से। हम्म। अब मैं जी, और जानना एक दिल्ली से। ओके। जी जैम की तैयारी कैसे की आपने? सर, जैम की तैयारी के लिए मैंने जो भी हमें हमारे कॉलेज में, मैंने कोई अलग से उसके लिए वीडियोस या लेक्चर या कोचिंग तो नहीं की थी। लेकिन मैंने जो कि हमें बुक्स रेफर होते थे, या मेरा ज्यादा फोकस होता था तब से भी, स्कूल से भी और अब भी, कि मैं बुक्स पे ज्यादा फोकस करती हूँ। कि मैं अगर कॉन्सेप्ट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दूं, या मुझे अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गए, तो शायद प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पर हालांकि आजकल बच्चे जैसा मतलब कि करते हैं कि वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देते हैं सबसे ज्यादा। पर मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट ज्यादा। जो कि अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उसमें अगर कोई हमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे, तो उसका आंसर हम ट्राई कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो मैंने हमेशा बुक पे ध्यान दिया। तो जो भी बुक्स हमें हमें जो भी पढ़ाई होती थी कॉलेज में, यूपी कॉलेज में, मैं वो पढ़ती थी। और जो है कि उससे ही मैंने तैयारी की। और हालांकि जैम में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने तो एक अटेम्प्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि क्लियर हो गया था। बहुत अच्छी रैंक नहीं आई थी, पर रैंक एनआईटी के लिए काफी थी। तो उसमें जो है कि मैंने मुझे बहुत ही कम परसेंटेज ऐसा लगा, जो कि मुझे शायद कि अगर मुझे लगा कि अगर मैं इसके लिए प्रिपरेशन करूँ एक साल बैठ के, तो शायद मैं जरूर आईआईटी तक जा सकती हूँ या अच्छी रैंक आ सकती है। तो अगर हम पूरा का पूरा कॉलेज का सिलेबस भी कवर कर ले, तो वो इनफ है हमारे लिए। लेकिन वही है, उसको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पूरा पढ़ना समझना होगा। तो मेन आपकी सलाह बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों को ये है कि वो कॉन्सेप्ट को ज़्यादा समझें, ध्यान दें। हाँ जी हाँ, और क्वेश्चंस जितने हो सके मैक्सिमम लगाने की कोशिश करें अपने स्तर जी से। तो उससे काफ़ी, क्योंकि पिछली बार मैं अश्विनी से बात कर रहा था तो अश्विनी ने भी यही कहा कि हम थ्योरी तो जानते हैं, पर उसके एप्लीकेशन को हम उतना सही से यूज़ करना नहीं जानते हैं। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके हम उनको लगाएं, तो वो सारा चीज़ जो है स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ओके, तो ये आपका जैम का तैयारी का आपने बताया। जैम से फिर आप बढ़ते हुए एनआईटी पहुंचे दुर्गापुर में। तो वहाँ केमिस्ट्री की टीचिंग कैसी लगी आपको? वहाँ केमिस्ट्री की टीचिंग या कोर्सेज मुझे अच्छे लगे। जो कि नेट के, जैसे कि मेरा पहले से एम था कि मुझे आगे रिसर्च लाइन में जानी है। तो मैंने उसी हिसाब से जैसे कि कोर्सेज वगैरह लिए थे, चूज किए थे। और और जो है कि वहाँ की पढ़ाई में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। टीचर्स हेल्पफुल थे, प्रोफेसर्स ने बहुत हेल्प किया उनके समझाने का। और जो है कि हमेशा एक हेल्पिंग वो एटीट्यूड वो अच्छा था काफी। और कोर्सेज का कहना जैसे है कि तो जो सिलेबस इंक्लूडेड था वो काफी हद तक नेट के सिलेबस में और गेट के सिलेबस में हमारा मैच करता था, मिलता था हमको। मतलब वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता था। तो अगर जी, तो अगर मैंने वहां पर से ही ध्यान देना शुरू कर दिया कि मुझे ये चीजों को मतलब आगे के लिए, तो मैं हमेशा टैली करती थी कि ये चीज इन चैप्टर से या इन चीजों से किस तरह के क्वेश्चन जो है कि आ रहे हैं नेट में। तो एक तरह से वो एनालिसिस हो गई कि मतलब हमें ये पता हो कि हमें कैसे कैसे टॉपिक्स पे फोकस करना है, क्योंकि सिलेबस सर बहुत वास्ट है। तो अगर किसी को कम टाइम में या अच्छी तरीके से करना है, तो मेरा ये एडवाइस यही होगा कि आप जरूर ध्यान दें कि किस तरह के कॉन्सेप्ट्स पे किस तरह से एप्लीकेशंस आते हैं, और एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करें। क्योंकि ये फिर मास्टर्स लेवल हो जाता है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स गेट में जैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मली आते हैं, मतलब बहुत कम परसेंटेज में आते हैं। तो इसीलिए उनका एप्लीकेशन करना सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी बच्चे ये बोलने लगते हैं कि उस जगह की टीचिंग अच्छी है, उस जगह ऐसे होता है,
और मुझे ये कहना पड़ता है कि देखिए टीचिंग को कंपेयर उतना नहीं करना चाहिए, आपको सबसे पहले अपनी तैयारी देखनी चाहिए, क्योंकि जी, रीज़न ये है कि अगर टीचिंग मान लीजिए किसी जगह की बहुत अच्छी है, तो फिर उसका मतलब वो वहाँ के सारे बच्चों को जो है कॉम्पीट कर जाना चाहिए और उनको उन सब का जो है अच्छी जगहों पर हो जाना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं जाना होता। चाहिए। हाँ, पर ऐसा नहीं होता, उसमें भी मुश्किल से 1%, 2%, 3% ही बच्चे जो है वो निकाल पाते हैं। तो वो अल्टीमेटली आपको खुद का अपना आकलन करना होगा कि आप जी, कैसे कर रहे हो, और उसके लिए शायद बेस्ट यही है कि आप पुराने पेपर्स को लो, खुद बैठ के सॉल्व करो, देखो कितना कर पा रहे हो। और फिर जैसा कि जी, आप लोग बता रहे हो, अश्विनी ने भी कहा और आप भी कह रहे हो, कि आप देखो कि किस चीज़ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, उस पे उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट लगाने की कोशिश की जाए। कोशिश करनी। इसके अलावा बच्चे जो हैं वो ये पूछते रहते हैं कि किस किस तरह की किताब पढ़नी चाहिए जैम के हिसाब से, या इवन जेआरएफ के संदर्भ में भी कैसा जी, रहना चाहिए। तो उसमें क्या आप बताना चाहोगे? आप हालांकि आपने जैम में ये बताया कि हमने जो पढ़ाया गया हमने उसी पे ही ध्यान दिया और उससे किया, पर क्योंकि हर साल कंपटीशन का लेवल बढ़ता ही चला जाता है, वो तो बढ़ रहा है। जी, एक्सपोनेंशियल लेवल पर ही होता है, ई टू द पावर एक्स वाली बात आती है। तो उस संदर्भ में जी। कौन कौन सी बुक्स आपने अपने लेवल अपने समय में जैम के लिए और जेआरएफ के लिए कैसे किया? मैंने जो है कि जैसे कि मास्टर्स लेवल पे भी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं बुक से हमेशा से मुझे पढ़ना पसंद है और मैं हमेशा बुक से ही कोशिश करती हूँ पढ़ने का। तो जैसे कि इनऑर्गेनिक वगैरह, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुई, तो हमें जो बुक्स वहाँ पे प्रोफेसर्स रेफर करते थे, तो कुछ मैंने कुछ नाम उसमें से बताइए अगर मुझे आपको याद जैसे हो तो। याद है, जैसे कि जी, मुझे याद है जैसे कि श्रीवर और एटकिंस की बुक, वो मुझे इनऑर्गेनिक के लिए काफ़ी मुझे उससे ठीक है। मदद मिली, क्योंकि उसमें वास्ट अमाउंट ऑफ टॉपिक है और हम्म, हर तरह की टॉपिक उसमें कवर्ड है। हम्म, मुझे मतलब मेरे लेवल की प्रिपरेशन के लिए मुझे ऐसा लगा। हम्म, और जैसे कि मेरा ऑर्गेनिक थोड़ा वीक था, तो मैंने इसीलिए ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी कोशिश करी। तो जैसे कि क्लेडन हो गया, हम्म, उसमें मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो है क्लेडन से पढ़ने की कोशिश की, जिससे कि नेट के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कभी-कभी क्लेडन से डायरेक्टली आते हैं उस बुक अच्छा, से। तो ओके। वो बुक से ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। हम्म, तो मैंने उससे उस बुक में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो है कि क्लियरली विद एप्लीकेशन या एग्जांपल्स बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, तो मुझे उस बुक से काफ़ी हेल्प मिली, जिससे कि मैंने अपनी ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग कर किया। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जैम में। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने एटकिंस को ही रेफर किया, मतलब एटकिंस से ही पढ़ा था। और ऑर्गेनिक के लिए मैंने विलियम कैरोथर्स भी पढ़ी है, जिसमें कि मेनली सिंथेसिस। मैकेनिज्म्स लेवल पे, जी, सिंथेसिस लेवल पे मैकेनिज्म समझने के लिए मुझे काफी मदद मिली उसमें। और जैम में आपने कौन कौन सी बुक्स मेनली रेफर की थी जब आप यूपी कॉलेज में थे? अब प्रदीप पब्लिकेशंस की बुक मैंने पढ़ी है उस मेरे बीएससी लेवल पे। वैसे मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि उस लेवल पर इनऑर्गेनिक के लिए जेडीली देख सकते हैं, वो अच्छे से थोड़ा बहुत कॉटन विल्किंसन और हुई देखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जी, मेरे जी, समय। ये हुई बुक भी अच्छी है, काफी हाँ मैंने उससे पढ़ी है। हाँ जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेरे समय में क्लेडन नहीं थी, तो क्लेडन इस समय जी, सारे स्टूडेंट्स रिकमेंड कर रहे हैं। उसके अलावा फिनार वॉल्यूम 1 बहुत अच्छा है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एटकिंस कहा जाता है, और भी बुक्स हैं। मैंने जो है वो रक्षित, पीसी रक्षित की एक किताब है जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में थे, वो उनकी किताब को फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जी, अपना बेस बनाया था, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली थी। तो इन किताबों को स्टूडेंट्स देख सकते हैं जो जैम की तैयारी कर रहे हों। और जेआरएफ के संदर्भ में श्वेता का मानना ये है कि इस तरह की बुक्स देखें, और उनको ये लगा कि जब इन लोग का जो सिलेबस था वो काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता था। पर मैं यहाँ पर एक चीज़ जानना चाहूँगा श्वेता, क्या आपको ऐसा लगा कि जो आपको क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर
अगर सिर्फ जी। उसी को आप कर रहे हो और जितना सिर्फ क्लास में पढ़ाया गया है उससे आप ओके। आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो, मतलब कि आपने अपने खुद के नोट्स कितने मैं बनाए, समझी, हाँ। मतलब कितना जी नहीं सर, सिर्फ एक्स्ट्रा एफर्ट क्लासरूम लगाना के पड़ता है। एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत देना पड़ा सर, एटलीस्ट हम्म, 60% तो देना पड़ा, क्योंकि जो हम्म, क्लासरूम की स्टडी होती है वो काफी डिफरेंट है कंपटीशन लेवल के पढ़ाई से। हम्म, काफी एफर्ट भी देना पड़ा क्लासरूम के बाद के टाइम में, और काफी मतलब सोर्सेज लाने पड़े कि हम कहाँ से क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हर चीज हर बुक में हमें नहीं मिलती थी। हम्म, तो काफी होता था कि कोई टॉपिक किसी चीज में अच्छे से एक्सप्लेन की गई हो, हम्म, या किसी चीज में किसी और बुक में हमें वो टॉपिक नहीं मिल रही है तो हम किसी और बुक में ढूंढते थे। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए काफी जो है कि पीएस कालसी की बुक हो गई। तो लेकिन कभी ये होता था जैसे कि किसी बुक में कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से दिए हैं और किसी में लेकिन एप्लीकेशन बहुत अच्छा एक्सप्लेन्ड है या सॉल्व्ड है, तो ये सारी रिसर्च और थ्योरी तो हमें खुद करनी होती थी। ये हमें क्योंकि क्लासरूम में ये पॉसिबल नहीं है, या हमें वैसी हेल्प वैसी नहीं मिलती थी, तो वो नेट के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट, नेट या गेट के लिए तो हमें 60% एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी ही पड़ती, वो हमारा हार्ड वर्क, हमारा रिसर्च है। अच्छा, ये अब मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप लोग एनआईटीज में पढ़े हो, मास्टर्स की हो, और काफ़ी हद तक उनका सिस्टम आईआईटीज जैसा ही होता है, तो एमएससी का कैसा आपका सिस्टम होता था? क्या सेमेस्टर सिस्टम होता था? सेमेस्टर होता था तो क्या उसमें एंड सेमेस्टर, मिड सेमेस्टर और सरप्राइज टेस्ट, क्या ये सब चीज़ें रहती थी? कुछ इस बारे में बताएं। जी सर, ये सब कुछ उसमें था, जैसे आईआईटी का सिस्टम है बिल्कुल वैसा ही एनआईटी का सिस्टम भी है। हम्म, और जैसे कि सेमेस्टर वाइज थे, तो एमएससी में 4 सेमेस्टर थे, जिसमें हम्म, से लेकिन एनआईटी दुर्गापुर में एक चीज अलग थी, जो कि फाइनल सेमेस्टर में हमें हमारा स्पेशलाइजेशन मिलता था, जो हम्म, कि शायद आईआईटीज में 1 साल, मतलब पूरे सेकेंड ईयर में आप एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड हो जाते हो, तो मतलब एक पार्ट में हो जाते हो, लेकिन इसमें भी हमें ऐसा था आईआईटीज कि ने हमारा अलग अलग की। फाइनल। हाँ, मैं बच्चों के लिए हाँ बताना हाँ चाहूँगा जी। कि अलग अलग आईआईटीज ने अपना अलग तरह के, काफ़ी आईआईटीज ने वैसे अब सिर्फ मास्टर्स ही अपना प्रोग्राम रखा है। जैसे मैं एटलीस्ट आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर का कह सकता हूँ, तो वो मास्टर्स एमएससी ही बस वो दे रहे हैं, स्पेशलाइजेशन नहीं दे रहे हैं, तो वो काफ़ी हद तक फोर्थ सेमेस्टर भी कॉमन है। और कर दिया है जी। हाँ, और बाकी यूनिवर्सिटीज में अभी भी वैसे चल ही रहा है कि स्पेशलाइजेशन वाला। आप जैसा बता रही हो कि आपके यहाँ फोर्थ सेमेस्टर जो है स्पेशलाइज था। जी, आप बता रही जी थी कुछ। हाँ, तो जी जैसे फोर्थ सेमेस्टर स्पेशलाइज था, लेकिन हमारा ओवरऑल डिग्री या हमारा जो कि ओवरऑल रिजल्ट है उसमें हम स्पेशलाइज, मतलब उस हिसाब से हम स्पेशलाइज, जैसे कि उन्होंने हमें केमिस्ट्री में ही स्पेशलाइज कर दिया, तो हम किसी भी मतलब जैसे कि लैब अगर ज्वाइन करना चाहते हैं पीएचडी के लिए, तो हम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल किसी में भी जा सकते हैं। अब जैसे स्पेशलाइजेशन की ये दिक्कत होती थी पहले कि अगर कोई ऑर्गेनिक से स्पेशलाइज्ड है तो उसको फिजिकल के लैब में जल्दी ज्वाइनिंग नहीं मिलती थी, या ये प्रॉब्लम होती थी, तो शायद इसी वजह से उन्होंने जो है कि ये धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन का सिस्टम चेंज कर रहे हैं और हमें ओवरऑल केमिस्ट्री में स्पेशलाइज कर रहे हैं। तो उसमें भी ऐसा ही होता था, एंड सेमेस्टर एग्जाम्स होते थे, बीच में मिड सेमेस्टर होता था, सरप्राइज टेस्ट जो आप कह रहे हो वो होता था। कभी भी जो है कि 10 मार्क्स 20 मार्क्स के वो सरप्राइज टेस्ट क्लासरूम में दे देते थे और हमें वो करना था। और इसके अलावा हमें कई बारी प्रैक्टिकल्स के एग्जाम्स हो गए, और नहीं तो प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए हमें टॉपिक्स मिलते थे, और कभी कभी जो है कि सेमिनार डिलीवर करने के लिए भी हमें मिलते थे। तो इससे जो है कि हमारा पढ़ाई के अलावा भी प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए ये सारी चीजें होती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो जैम रहा हो, चाहे वो सीएसआर नेट जेआरएफ एग्जाम रहा हो, आपको कभी कोचिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ी, अगर मैं सही नहीं समझ सर। पा रहा हूँ। ओके। जी लेकिन काफी ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग के लिए नाम जानना चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, और या फिर एटलीस्ट मटेरियल उन्हें कैसे मिल सकता है तैयारी के लिए। ठीक है, बुक्स हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ कोचिंग संस्थान भी है जो मटेरियल्स उपलब्ध करा देते हैं। तो कुछ अगर आपकी जानकारी में हो
तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताना चाहें? मैंने जितना सुना है और मुझे पता है वो कि दिल्ली में CSIR की अच्छी अच्छी कोचिंग्स है। शायद इंडिया में और जगह इतनी नहीं है, मगर दिल्ली में अच्छी प्रिपरेशन मतलब कोचिंग की प्रिपरेशन होती है। और अच्छा, मटेरियल्स, कोर्स मटेरियल अगर कोई चाहे कि कुछ कोचिंग संस्थान से मिल पाए, उसके बारे में कुछ जानकारी? जी, हम लोग कोचिंग के जो मटेरियल है वो हम ले सकते हैं, वो काफी हेल्पफुल है। कहाँ से क्योंकि मिल सकते हैं वो? मेरे टाइम पे जी वो हम ऑनलाइन जो है कि उस कोचिंग के इंस्टीट्यूट पे जाकर उनसे ले सकते हैं, डिलीवरी अपने घर पे कर सकते हैं, और नहीं तो आप खुद जाकर भी वहां पर कर सकते हो। हम अच्छा। ऐसा भी कर सकते हैं जी। तो अच्छा। जैसे कि मैंने अपने टाइम पे भी मैंने भी मटेरियल ऑर्डर किया था, और मैंने रेजोनेंस कोचिंग की मटेरियल ली थी शायद, अच्छा, ओके, जो कि दिल्ली में है। ओके। तो मैं स्टूडेंट्स को और भी कुछ बताना चाहूँगा, वो ये कि IIT और JNU के बीच में एक जगह है जिसका नाम है जिया सराय, और जिया सराय पे बुक्स की काफ़ी शॉप्स हैं, और वहाँ पर कई कोचिंग संस्थानों की स्टडी मटेरियल्स ज़ेरॉक्स के फॉर्म में, या कभी-कभी अगर आप चाहें तो ओरिजिनल भी वो वहाँ मिल जाते हैं। तो उसके लिए आपको या तो वहाँ जाके आप उसको पेमेंट करिए, वो आपको पूरा मटेरियल उपलब्ध कराते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पता है तो अब हर एक के अपने उन्होंने काइंड ऑफ एक वेबसाइट बना रखा है, या एटलीस्ट अपने फ़ोन नंबर आप उनका ट्रेस आउट कर सकते हैं, और उनको फ़ोन करिए, और फिर वो आपसे बताएंगे कितना उन्हें उसकी फ़ीस है उस पूरे मटेरियल की, और वो भी आपको भेज देते हैं। तो जैसा कि श्वेता बता रही हैं, जैसे उन्होंने कोचिंग का नाम लिया, वहाँ से आप सीधे उनसे कांटेक्ट करिए, वो आपको मटेरियल उपलब्ध करा देंगे। और अदरवाइज आप अगर चाहते हैं कि और भी कई संस्थानों के आपको कोर्स मटेरियल अगर चाहिए, तो दिल्ली में कुछ ऐसी दुकानें हैं GSRI की तरफ जो इस मामले में हेल्प करते हैं, तो वो आपको पता करना होगा। ये चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स को उतना नहीं पता होता है, और इसलिए कई बार वो कोर्स मटेरियल के संदर्भ में उतना ज़्यादा उन्हें हेल्प नहीं मिल पाती है। तो कैसा फिर आपका दुर्गापुर में हॉस्टल का लाइफ रहा? क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे लगता है आप हॉस्टल में पहुंचे होंगे। जी, फर्स्ट टाइम मेरा वो हॉस्टल लाइफ था जी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मेमोरेबल टाइम है वो लाइफ का। काफी अच्छा था, क्योंकि फैमिली से आप जब दूर रहते हो तो आपके दोस्त और जो मित्र है, जो फ्रेंड्स है, वही आपकी फैमिली हो जाते हैं। तो काफी अच्छी थी वहाँ पे लाइफ। कैंपस भी हमारा काफी अच्छा था, कि जहाँ हम हमारे कॉलेज का जो व्यू था, जो लोकेशन थे, हमारा डिपार्टमेंट, सभी काफी फ्रेंडली और अच्छे थे। हमारा प्रोफेसर्स के साथ भी जैसे बैठना या मिलना होता था, जो कि अलावा ये क्लासरूम के अलावा एक्स्ट्रा का करिकुलर इंटरेक्शन होता एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हाँ, हो पाती हैं वहाँ पर। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज काफी होती है सर, और मैंने खुद भी की है। मैं पार्ट लेती थी, फेस्ट वगैरह हो गया या फिर कॉम्पिटिशंस हो गए, तो इसमें काफी हमें मिलता था IIT बॉम्बे में मौका। जैसे मूट इंडिगो होता है, वैसे दुर्गापुर में वहाँ वो जो उन लोग का ईयरली जो प्रोग्राम होता होगा, क्या नाम जी, उन लोगों ने दिया ईयरली है? जो एक फेस्ट होती है, हाँ जी, उसका रेक्टेसी, रेक्टिसी। फेस्ट का नाम है रेक्टेसी जी। अच्छा, ओके, ओके। और उसके अलावा टेक फेस्ट या इस तरह भी होते रहे होंगे? हाँ जी जी, टेक फेस्ट, उसमें ही सर टेक फेस्ट भी इंक्लूड होता है। वो सबसे बड़ा फेस्ट है NIT दुर्गापुर का। तो उसमें जैसे कि 3 दिन का फेस्ट या 4 दिन का फेस्ट चल रहा है, तो चौथे दिन पे आपको जो एक्स्ट्रा करिकुलर हो गए, जैसे डांस, सिंगिंग वगैरह, लोग इधर उधर से परफॉर्म करने आते हैं, या सिंगर्स, एक्टर्स आते हैं। और बाकी जो 3 दिन होते थे वो होते हैं टेक फेस्ट होते हैं, जो टेक्निकल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं बीटेक स्टूडेंट्स के या जो मास्टर स्टूडेंट के। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि लोगों को लगता है, जैसे कि मैं अपना ही बता रही हूँ, कि जब फर्स्ट ईयर में मैं गई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि इसमें सिर्फ बीटेक के स्टूडेंट्स हो गए या एमटेक हो गए, इंजीनियरिंग जो लाइन के स्टूडेंट्स है सिर्फ वो पार्ट ले सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। सेकेंड ईयर में मैंने खुद केमिस्ट्री से भी उसमें पार्ट लिया था, जिसमें कि हमने वहां पर एक्सपेरिमेंट शो किया था। तो ये भी है कि हम अगर कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप या कुछ जो है कि प्रेजेंट करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं, जो कि मुझे सेकेंड ईयर में मालूम हुआ तो मैंने किया।
कहाँ-कहाँ आपस में आसपास की जगहों पर आप लोग को जाने का एज ए एक्सकर्शन जाने का मौका मिला अपने 2 साल के जब समय आपने वहाँ बिताया दुर्गापुर के आसपास कहीं कहीं आप लोग? दुर्गापुर के आसपास दुर्गापुर के आसपास एक दो डैम्स थे, तो मैं वहां पर गई हूँ, जो कि शायद माइथन डैम है, जो कि झारखंड के एरिया में आता है। झारखंड काफी पास है वेस्ट बंगाल से। और मैंने अपने मास्टर्स के टाइम पे मैंने गैंगटॉक भी विजिट किया था, जो कि काफी सुंदर है, नॉर्थ ईस्ट साइड में, और बहुत ही सुंदर जगह है जी। नाथुला तक गए होंगे आप, चाइनीज सोल्जर से हाथ मिलाया होगा। जी नहीं, मथुरा जाने का तो मुझे वैसे नाथुला मौका नहीं जा नहीं। पाए। तो वहां से फिर आपने जेआरएफ करके आज आप आईआईटी हैदराबाद में हो, लेकिन क्या मास्टर्स के बाद विदेश जाने का नहीं सोचा पीएचडी प्रोग्राम के लिए? नहीं सर, मैंने विदेश जाने के लिए तो नहीं सोचा था। अच्छा, तो मतलब उस बारे में सोचा ही नहीं, तो फिर इसीलिए कोई भी टॉफल या जीआरई जी कुछ भी मैंने और तैयारी कोई का? एग्जाम इसलिए नहीं दिया। क्या इसका एक कारण ये है कि वहाँ से लोग बहुत कम जाते हैं आपके जगह, आपके एनआईटी में, उस एनआईटी में उतना उस चीज को लेकर एक्सपोजर नहीं है, या आप अपने ही नहीं सर, ये मेरे पर्सनल लेवल का था, मतलब आपके बैच ये से कुछ हमारी लोग गए फैमिली थे? से था जी। आपके बैच से कुछ बैच गए? से तो नहीं सर, बैच से तो नहीं गए, लेकिन हमारे सीनियर बैच से जरूर गए। और कितने लोग गए बाकी जो कितने लोग सर, गए? एक दो तो जरूर गए होंगे। हर 12-15 स्टूडेंट्स में 1-2-3 लोग तो जरूर जाते हैं। अच्छा, ये आपको कुछ जानकारी हो कहाँ गए वो, किस जगह, कुछ देश जैसे में, कि किस सर जगह? ज्यादातर जी जर्मनी, जैसे मैंने सुना है, जर्मनी या तो जापान या तो फ्रांस, वो वहाँ के लैब्स में उन्होंने ज्वाइनिंग की है। ओके ओके गुड। तो आईआईटी हैदराबाद में कैसे पहुंचे आप? तो मैंने मास्टर्स के बाद मैंने मास्टर्स में फाइनल ईयर में नेट के एग्जाम्स देना शुरू किया था। तो क्योंकि फाइनल सेमेस्टर में हमें प्रोजेक्ट भी करना था, तो मुझे तैयारी के लिए इतनी समय नहीं मिलती थी, तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद मैंने वो था 2018 का जून का पेपर, तो मेरा वो क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं ये साल ड्रॉप करके और मैं फिर से नेट के लिए पढ़ाई करूंगी, जो कि मैंने सोचा था सेल्फ स्टडी ही करूंगी। तो मैंने हालांकि वो किया, साथ ही साथ मैं वहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने भी जाती थी। तो मैंने वहाँ पे टीचिंग भी किया, करीब लगभग 8-10 महीने टीचिंग की, क्योंकि जब तक फिर मैंने दिसंबर का एग्जाम दिया था और उसका रिजल्ट आने में अप्रैल हो गया था। तो फिर वो अप्रैल में मुझे पता चला कि मेरे रिजल्ट्स आ गए हैं। उसके बाद मैंने फिर था सिलेक्शन की मुझे कौन से लैब या कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। तो मैंने उस टाइम पे अपने टाइम पे मैंने 3 इंस्टीट्यूट्स के लिए सिलेक्शन के लिए किया था। वो था हैदराबाद यूनिवर्सिटी, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी कानपुर। अच्छा। तो मैंने आईआईटी कानपुर में इंटरव्यू भी दिया, जिसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरा जो सब्जेक्ट थी, या मुझे जो चाहिए था, जो था कि इनऑर्गेनिक कैटालिसिस चाहिए थी मुझे, या ऑर्गेनोमेटालिक कैटालिसिस चाहिए थी, वो सब्जेक्ट मुझे एग्जैक्टली नहीं मिल पा रहा था, मैच नहीं हो रही थी। वो एक्चुअली था बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें मुझे नहीं जाना था। तो मेरा जो मैंने मास्टर्स में जो प्रोजेक्ट किया है, वो भी कैटालिसिस के थ्रू, कैटालिसिस फोकस्ड था और ऑर्गेनोमेटालिक्स था, इनऑर्गेनिक की लैब थी। तो इसीलिए मेरा बायोकेमिस्ट्री में जाने का उतना इंटरेस्ट भी नहीं था, और मेरा कभी, तो इसीलिए मैंने उस लैब को ज्वाइन नहीं किया। और फिर मैंने हैदराबाद का इंटरव्यू दिया, यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ, और यहाँ पर फिर मैंने मेरे सर को ही अप्रोच किया, जो कि जिनका नाम डॉक्टर तरुण कांति पांडा है। तो वो उनका जो काम है, मेन जो रिसर्च का फोकस है, वो ऑर्गेनोमेटालिक कैटालिसिस ही है, जिसमें कि हम जो भी डिफरेंट टाइप
के ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज करते हैं, और वो भी सेंसिटिव लेवल पे सिंथेसाइज करते हैं ग्लोव बॉक्स में। तो हम किस तरह बहुत के ही मेटल्स आप लोग यूज करते हैं ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड बनाने में? जी सर, हम जैसे कि टाइटेनियम, जो भी अच्छा। जितने अर्थ अबंडेंट मेटल्स होते हैं, जो कि ताकि हम ग्रीन केमिस्ट्री को भी ध्यान में रखते हुए, तो हम कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इस तरह के अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और हम टाइटेनियम, इस तरह के मेटल्स को यूज करते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट ना करे, वो ध्यान में रखते हुए, और एक तरह से सस्टेनेबल केमिस्ट्री डेवलप करने के लिए। तो अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो आप लोग नए टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं, और जो काफी हद तक नेम्ड रिएक्शंस या जो पहले से ही नोन रिएक्शंस होंगे उन पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और उनकी एफिशिएंसी को मेजर करने की कोशिश करते होंगे कि ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है, क्या ये उनके लिए एक रिप्लेसमेंट हो सकता है उन रिएक्शंस के लिए जो ऑलरेडी नोन रिएक्शंस हैं। यस सर। ओके, गुड। काफी हद तक ऐसा ही है सर। हाँ जी। अच्छा। ताकि वो, और हमारी कोशिश होती है कि हम अगर इंडस्ट्री को एक ऐसा कैटलिस्ट दे सके जिससे कि हमारे इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हो, और कम इनपुट में हमें ज्यादा अच्छा हो। क्योंकि जितना अच्छा इफेक्टिव कैटलिस्ट होगा उतना ही यील्ड ज्यादा आएगा, उतना ही उनके लिए प्राइस को डाउन कर पाना आरामदायक होगा, आसान होगा। ओके, तो इसके अलावा आपने आईआईटी बॉम्बे, या क्योंकि आप एकदम दुर्गापुर में थी तो खड़गपुर, इन सब के संदर्भ में नहीं सोचा पीएचडी के लिए? खड़गपुर में सर मैंने सोचा था, लेकिन जिस चाहिए था वहां पर वैकेंसी नहीं थी उनके लैब में, तो मैंने खड़गपुर भी सोचा था। गुड। तो हैदराबाद में आप 2018 से हो, और आप बता ही रहे हो कि आप किस तरह का काम कर रहे हो, तो और कुछ आप बताना चाहो कि आपकी हॉबीज में क्या है? केमिस्ट की लाइफ है आपकी, इसके अलावा कुछ और आपके इंटरेस्ट? मेरे काफी सारे इंटरेस्ट है, जिसमें कि आते हैं आर्ट करना, मुझे बहुत पसंद है, सिंगिंग, मुझे डांस करना भी पसंद है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में मास्टर्स से ही काफी थी, स्कूल लेवल से ही थी, तो मेरा ध्यान पढ़ाई के अलावा इन सब चीजों में भी काफी होता था, और ये मुझे अच्छा लगता था। बाकी इसके अलावा मुझे नॉवेल्स रीड करना और पोएम्स लिखना मुझे बहुत पसंद है। ओके, आईआईटी हैदराबाद कब एस्टैब्लिश हुआ था, किस ईयर के आसपास? क्योंकि बहुत यंग आईआईटी है ये, बहुत ही नया। जी, ये हाँ यस सर, ये सेकंड जनरेशन का आईआईटी है। आप लोग का इंटरेक्शन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जो कि बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी खासकर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जानी जाती है, उनसे, या आईआईसीटी हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो कि सीएसआईआर का लैब है हैदराबाद में, वहाँ के बच्चों से, वहाँ के प्रोफेसर से कितना इंटरेक्शन हो पाता है? सर जैसे कि सेमिनार वगैरह या कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, तो उसमें इंडिया से या बाहर से भी जो प्रोफेसर्स आते हैं उनसे काफी इंटरेक्शन होती है। वो अपने टॉपिक या अपने रिसर्च हमसे शेयर करते हैं, और उसके बाद अगर हमें पर्सनली भी उनसे, पर्सनल लेवल पे भी अगर उनसे कुछ पूछना है, तो वी आर मोस्ट वेलकम, स्टूडेंट्स उनसे पूछ सकते हैं। तो जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री हर महीने जो है कि 1-2 सेमिनार जरूर अरेंज करता है स्टूडेंट्स के लिए, तो जो कि काफी हेल्पफुल होती है हमारे लिए। जी। और तो इस तरह से जो है कि जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का आपने नाम लिया, वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, और सीएसआईआर हैदराबाद, तो यहाँ के भी प्रोफेसर से हमारे प्रोफेसर्स का इंटरेक्शन है, तो वहाँ के स्टूडेंट से भी हमारा इंटरेक्शन होता रहता है, वो चाहे कोलैबोरेशन के थ्रू हो, किसी 2 प्रोफेसर्स का, उससे भी हमें मौका मिलता है। तो इसी तरह से जैसे कि जो भी जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से भी हमें मौका मिलता है काम करने का। और हैदराबाद में इंडस्ट्रीज भी बहुत हैं, और देखा जाए तो कंसल्टेंसी के जॉब भी बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा अमेरिका से और भी देशों से
जो चीज़ें सिंथेसाइज करने के लिए मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात हो या और भी चीज़ों, तो काफ़ी उस तरह की फर्म्स हैं जो उस तरह की कंसल्टेंसी का काम कर रही हैं। तो और क्योंकि जैसा मैंने कहा IICT है वहाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जिसके बगल में CCMB ही है, CCMB सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रोबायोलॉजी है माइक्रोबायोलॉजी जी। तो ये भी सहयाद्री लैब है, जिसके की डायरेक्टर प्रोफेसर लालजी सिंह सर रह चुके हैं, जो कि BHU के वाइस चांसलर भी रहे थे। तो बहुत अच्छा वहाँ का माहौल है, और केमिस्ट्री के लिए तो और भी अलग तरह से जाना जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के जो वाइस चांसलर थे, फाउंडिंग वाइस चांसलर थे, वो प्रोफेसर GB सिंह थे, जो कि BHU में ही HOD रहे थे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के। और अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो शायद ये प्रोफेसर ब्लवर्ड लॉरेट थे, उनके साथ पोस्ट डॉक किए थे। तो ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जो फाउंडेशन है, और खासकर केमिस्ट्री के संदर्भ में बहुत ही स्ट्रांग है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर बसवैया सर हों, प्रोफेसर KD सेन हों, बहुत नाम है। मतलब हैदराबाद यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वो IITs के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से स्ट्रांग माना जाता है और रहा भी है। तो श्वेता, आगे का आपने क्या सोचा है? व्हाट आफ्टर PhD? सर आगे आफ्टर PhD मैं पोस्ट डॉक ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो आगे मुझे एकेडमिक्स लाइन में ही रहना है। आगे भी मुझे रिसर्च में आगे तो जाना है। तब आप देश के बाहर जाना चाहेंगे पोस्ट डॉक के लिए? जी बिल्कुल। गुड गुड। तो लास्ट में अपने जूनियर्स को क्या सलाह देंगे आप? क्या सजेस्ट करेंगे? कैसे वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में पहुंचे? सबसे पहले तो सर अपने आप को कभी कम नहीं सोचे, और हमेशा ये जाने कि हम अगर मेहनत करेंगे तो हम जरूर वो चीज को पा सकेंगे। हमें जहाँ भी जाना है उस चीज का हमको पता होना चाहिए, और ये बहुत जरूरी, क्योंकि मेरे लाइफ में जैसे कि मैंने बताया कि मुझे नहीं पता था जैम के बारे में, तो शायद एक न एक वो रह जाती कि अगर पता होता। तो ये चीज हमारे हाथ में ही है, हमें इसीलिए आँख कान खोलकर हर चीज का पता रखना चाहिए कि हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज पॉसिबल है। इसीलिए ये चीज बहुत जरूरी है। उसके बाद वो अपॉर्चुनिटीज हमें पता है तो हम उसको कैसे अचीव करें, ये करना भी हमारे हाथ में है। हमें उसके लिए हार्ड वर्क करना है, एफर्ट लगाना है, तो हम वो जरूर पा सकेंगे। अगर कोई बात नहीं, अगर हम फेलियर, जैसे मैंने बताया कि पहले एक अटेम्प्ट में मेरा नेट नहीं क्लियर हुआ था, पर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम मेहनत करें तो हम 2-3 बार जब तक अगर हमें पता है, हम फुल डेडिकेशन से करें तो हम उसको पा सकते हैं। बाकी जैसे कि मटेरियल्स की भी बात हुई, वो हो गई। बाकी आजकल बहुत मॉक टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, जो कि अगर आपको कोचिंग मटेरियल नहीं भी लेना है तो आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपने आप को मतलब टाइम पे एनालाइज करते रहो कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट हुई, आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और फिर उस पे फोकस करना चाहिए। जी थैंक यू श्वेता। आप हम लोग के इस पॉडकास्ट पर आप आए, आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और मुझे लगता है कि आपने काफ़ी बातें अपने जूनियर्स को, उनको इनकरेज करने के लिए बताई हैं, और वो इस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन से काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ज्वाइन करने के लिए, हमारे साथ इस बात करने में, और ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बेस्ट विशेस, ब्लेसिंग्स एज ए टीचर, कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, खूब आगे बढ़ें, जिससे कि हम आप लोग के साथ इसी तरह आगे भी कन्वर्सेशंस, डिस्कशंस करते रहें। थैंक यू वेरी मच श्वेता। थैंक यू सो मच सर, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू।